कि कोलेरा। तो कोलेरा हमारे किसकी वजह से होता है? विब्रियो कोलेराई की वजह से होता है, जो कि कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, मोटाइल है, ठीक है, और सिंगल पोलर फ्लैगेलम होता है। तब इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहली क्लासिफिकेशन होती है इसकी सॉल्ट के बेसिस पे। तो नमक चाहिए या नमक पसंद है या नमक पसंद नहीं है। मतलब नमक तो दोनों को पसंद है, बट क्या है मतलब, एक होते हैं नॉन हैलोफिलिक विब्रियो, एक होते हैं हैलोफिलिक विब्रियो। तो नॉन हैलोफिलिक जो होते हैं वो ग्रो विदाउट सॉल्ट होते हैं, बट उन्हें भी 1% तो चाहिए ही होता है, ठीक है। ग्रो विदाउट सॉल्ट, बट उन्हें भी 1% तो चाहिए ही होता है, ठीक है। फिर हमारे होते हैं हैलोफिलिक विब्रियोज। हैलोफिलिक विब्रियोज का क्या काम है कि वो मतलब वो कांट ग्रो इन एब्सेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेंगे, और वो कितना टॉलरेट कर लेते हैं? अप टू 7 to 10% में दे कैन टॉलरेट एंड ग्रो इन हैलोफिलिक विब्रियोज में। फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो जिनको नमक मतलब जो विदाउट सॉल्ट ग्रो कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं विब्रियो कोलेरा और विब्रियो मिमिकस। और जो हैलोफिलिक हैं, जो बिना सॉल्ट की प्रेजेंस के ग्रो नहीं करेंगे, वो है पैरा हीमोलाइटिकस या वल्निफिकस या एल्जिनोलाइटिकस, ठीक है। फिर हम दूसरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो है गार्डनर एंड वेंकटरामन। उसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो हमारी ये होती है विब्रियो कोलेराई। विब्रियो में विब्रियो कोलेराई एंड अदर्स को होती है। अब विब्रियो कोलेराई में बेस्ड ऑन सोमैटिक ओ एंटीजन, ओ एंटीजन के बेसिस पे हमने किसके में डिवाइड किया इसको? O1 सीरोग्रुप, नाग विब्रियोज, और O139 एंड नॉन O1 139, ठीक है। तो कौन कौन से थे? O1 सीरोग्रुप था, नाग वाला था, फिर O139 था, और वो थे जो कि ना ही O1 है ना ही वो O139 है। तो पहले ये नाग वेब्रियोस वाला देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो नाग वाले में क्या है कि ये दीज आर नॉट एग्लूटिनेटेड बाय O1 एंटीसिरा, ठीक है। उसमें O1 एंटीसिरा से एग्लूटिनेटेड नहीं है, ये पैथोजेनिक नहीं है, ठीक है, इनिशियली, बट दे आर फाउंड टू बी पैथोजेनिक टू मैन। और इनमें एग्लूटिनेशन विद देयर रेस्पेक्टिव एंटीजन होता है। मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। नाम याद कर लो, O1 नैग, O139 और नॉन। तो एपिडेमिक कॉलरा जो है वो O1 और 139 से नहीं होता, मतलब नॉन O1 139 से नहीं होता। बेसिकली इसमें O1 सीरोग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिर ये रिस्पॉन्सिबल है सारे पैंडमिक्स लिए, जितने भी कॉलरा के पैंडमिक हुए हैं वो किसकी वजह से हुआ है? O1 सीरोग्रुप की वजह से हुआ है। फिर इसको एग्लूटिनेटेड होते हैं बाई O1 एंटीसिरा ऑब्वियसली। अब इसकी हम बायोटाइपिंग करते हैं। तो बायोटाइपिंग हम किसके कर रहे हैं? वेरियस बायोमोलेकुलर रिएक्शंस के बेसिस पर, एंड ससेप्टिबिलिटी टू पॉलीमिक्सिन बी एंड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसमें दो वेराइटीज़ आती है। एक होता है क्लासिकल बायोटाइप, और दूसरा है इसमें एल्टोर बायोटाइप। तो क्लासिकल बायोटाइप में क्या है कि ये इंक्रीजेंटली विरुलेंट है एंड दे हैव कॉज सेवरल डेथ्स। बट जो एल्टोर वाला होता है उसमें क्या है, करेंटली ऑल द अब जो सारे आउटब्रेक्स और एपिडेमिक्स हो रहे हैं वो एल्टोर की वजह से हो रहे हैं। और एक कुछ एल्टोर वेरिएंट होता है जो सारी प्रॉपर्टीज़ क्लासिकल विब्रियोस की शो करता है, बट होता है एल्टोर है, ठीक है। आगे एक बार देख लेते हैं। अब सीरोटाइपिंग कर दी हमने O1 वाले की ही, ठीक है। इन दोनों में ही हमने जब सीरोटाइपिंग करी, पहले बायोटाइपिंग करी थी, तो क्लासिकल वाला था बायोटाइप था और एल्टोर था। फिर अब सीरोटाइपिंग कर दी तो O1 में क्या क्या 3 अलग से नाम है: इनाबा, ओगावा, हिकोजिमा, ठीक है। तो ओगावा क्या है? हमारा मोस्ट कॉमन सीरोटाइप है, विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल सैम्पल्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सीरोटाइप ओगावा ही है, ठीक है। फिर हिकोजिमा में अनस्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट है, और बोथ इनाबा एंड ओगावा एक्सप्रेस्ड। और इनाबा में क्या है कि शिफ्ट टू इट फ्रॉम ओगावा ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ FBI जीन, VFBI जीन। तो ठीक है, ओगावा से हम याद रखते हैं कि इंडिया में गाँव ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ओगावा ये सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है। फिर हिकोजिमा क्या था? हिकोजिमा हिरोशिमा से याद रखेंगे। हिरोशिमा में वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो इसलिए वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल ट्रांजिशनल स्टेट, और इनाबा और ओगावा वो दोनों एक्सप्रेस करेगा। उसमें गाँव भी अभी इसलिए बस रहे हैं,
और नाभा पता नहीं, ठीक है कर लेगा याद। फिर इनाभा में ओगावा से ही शिफ्ट है और इसमें म्यूटेशन है फ्रॉम FBIG। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने विब्रियो था, हमने विब्रियो कोलराय के बारे में पढ़ा, विब्रियो कोलराय जो है और अदर्स। विब्रियो कोलराय में फिर हमने क्या करी थी, सोमैटिक ओ एंटीजन की बेसिस पे अच्छा हमने डिवाइड किया था। किस किस में डिवाइड किया था, O1 में, फिर हमने किस में डिवाइड किया था, नैग विब्रियोज में, फिर हमने O139 में, और तीसरा क्या था, सॉरी चौथा क्या था, नॉन ओवन एंड O139। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ओवन की वजह से ही सारे पैंडमिक्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने ओवन की ही क्या करी, बायोटाइपिंग करी। तो फिर इसमें से क्या क्या निकला, क्लासिकल ब्रिज बायोटाइप निकली और एक एल्टर बायोटाइप निकली। तो पहले सारे क्लासिकल में थे, अब क्या से आ रहे हैं, अब सारे एल्टोर से आ रहे हैं, करेंटली सारे से। अब हमने ओवन की ही सीरोटाइपिंग करी तो हमें क्या मिला, ओगावा, इनाबा और हिकोजिमा। अब ये ओगावा जो है ये इंडिया में सारे सीरोटाइप्स इधर ज़्यादातर इसी के मिल रहे हैं। और जो दूसरा क्या था हमारा, इनाबा में क्या है कि ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ VFB1 जीन ये याद रखना है, और ओगावा हो गया। और हिकोजिमा क्या था, हिरोशिमा से याद रखना था हमने, यानी वो अनस्टेबल ट्रांजिशन है और ये दोनों दिखाएगा, हिकोजिमा भी मतलब इनाबा भी दिखाएगा और ये ओगावा भी दिखाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर ली विब्रियो कोलराय की। ये कौन सी थी, गार्डनर अमेरिकन नमक, और एक सॉल्टम की बेसिस पे थी, हैलोफिलिक नॉन हैलोफिलिक नमक के बिना भी जी लेते हैं, बट 1% तो उनको भी चाहिए होता है, और उसमें 7 to 10% जो है टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, गुड इनफ। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। तो हमें पैथोजेनेसिस पढ़नी है, तो पैथोजेनेसिस में टॉक्सिन मीडिएटेड पैथोजेनेसिस होती है इसकी, है ना। तो टॉक्सिन मीडिएटेड होती है तो क्या होता है, इंजेक्शन होता है पहले कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर का, हमने बाहर से गंदा खाना और पानी लिया, फिर क्या हुआ, मोर देन 10 की पावर 8 बैसिलाई, तो 10 की पावर 8 बैसिलाई से ज़्यादा हमें बैक्टीरियल लोड इसमें चाहिए। ठीक है, फिर हमारा बैक्टीरिया जो है एपिथेलियल सेल्स पे पहुंच गया, उसने म्यूकस लेयर क्रॉस कर ली। म्यूकस लेयर वो कैसे क्रॉस कर पाया है, क्योंकि वो मोटिलिटी है उसकी और प्रोटेलिटिक एंजाइम्स है। म्यूकस लेयर उसने कैसे क्रॉस कर ली, क्योंकि वो चलता फिरता रहता है और उसमें प्रोटीन शक्ति वाला है, तो उसने प्रोटीन्स को तोड़ दिया, बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान है। फिर क्या हुआ कि उसने एपिथेलियम से अटैक कर जाता है। एपिथेलियम को कैसे पकड़ा है इसने, बाय टाइप 4 फिब्रिए। टाइप 4 फिब्रिए जो होते हैं वो टॉक्सिन कोएगुलेटेड पाइलस होता है। फिर उसने टॉक्सिन अपना निकाला, फिर टॉक्सिन में जो होते हैं 2 फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, फ्रैगमेंट A और फ्रैगमेंट B, फ्रैगमेंट A और फ्रैगमेंट B। अब A से तो उसने क्या किया, ADP राइबोसाइलेशन कर दिया। ठीक है, ADP राइबोसाइलेशन कर दिया किसका, G प्रोटीन का। और B से क्या किया, B से उसने बाइंडिंग कर दी GM1 गैंग्लियोसाइड के साथ। ठीक है, A से क्या किया उसने, फ्रैगमेंट A से उसने ADP राइबोसाइलेशन कर दिया उसने A से, और B से उसने बाइंडिंग कर दी किसके साथ, B से उसने बाइंडिंग कर दी किसके साथ, हमारा क्या होता है वो, गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, इसके साथ बाइंडिंग कर दी। और उससे क्या हुआ, इंटरनलाइजेशन हुआ किसका, ऑफ ए रिसेप्टर का, है ना। देखो, हेल्प्स इन इंटरनलाइजेशन ऑफ फ्रैगमेंट ए। और ADP राइबोसाइलेशन की हमने क्या किया, फ्रैगमेंट ए ने कॉजेज ADP राइबोसाइलेशन ऑफ G प्रोटीन, उससे क्या हुआ, एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ गई। ओके, एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ गई तो यानी ATP से साइक्लिक AMP ज़्यादा बनेगा। अब साइक्लिक AMP ज़्यादा बना, उसने क्या किया, जाके कहा कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन बंद करो और Cl का सिक्रीशन करो। तो सोडियम तो एब्जॉर्ब हुआ नहीं और सारा बाहर निकलता रहेगा, और क्लोराइड का वो है उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इन ल्यूमेन।
ठीक है। तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में, तो वो भी बाहर निकल रहा है, और क्लोराइड को भी हमने कहा कि तुम भी निकलो बॉडी से, सिक्रीशन कराया। और फिर क्या हुआ, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई हमारे सीरम उसमें लूमन में, इस वजह से वाटर मूव्स पैसिवली बाय डिफ्यूजन, और इसने क्या किया, वाटरी डायरिया करा दिया। तो ये थी हमारी पैथोजेनेसिस। क्या क्या हुआ पैथोजेनेसिस में, याद करो। पहले हमारा ये कोलरा आया, कैसे आया, क्योंकि हमने गंदा खाना पानी पिया था, इसलिए आया। कितना ज़्यादा चाहिए होता था हमें, 10⁸ बैचलर लोड से ज़्यादा चाहिए होता था। फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया एपिथीलियम के पास गया, और उससे कैसे अटैच हुआ, मतलब कैसे उसने म्यूकस लेयर को कैसे क्रॉस किया, क्योंकि वो मोटाइल है और वो प्रोटीलेटिक एंजाइम रखता है अपने पास। फिर उसने क्या किया, एपिथेलियम से चिपक गया बाय टाइप 4 फिब्रिल, जो कि होता है टॉक्सिन मीडिएटेड कोएगुलेटेड पाइलस, टॉक्सिन कोएगुलेटेड पाइलस। फिर वो चिपक गया, उसने अपने टॉक्सिन रिलीज़ करे। उसके दो फ्रैगमेंट्स होते हैं, एक ए और एक बी वाले ने तो क्या किया, इट बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर, जो कि क्या कराता है, इंटरनलाइजेशन ऑफ फ्रैगमेंट ए। और बी वाले ने क्या किया, वो बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, हाँ बी वाला बाइंड करता है, और ए वाला क्या करता है, ए वाला ADP राइबोसाइलेशन करता है। ए वाले ने ADP राइबोसाइलेशन किया, उससे क्या हो गया, इंक्रीज एक्टिविटी हो गई एडेनाइल साइक्लेज की। एडेनाइल साइक्लेज बढ़ गया तो CGMP की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, साइक्लिक AMP की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब साइक्लिक AMP बढ़ गया तो उसने क्या कहा कि सोडियम बाहर नहीं जाएगा, यानी सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर दिया, और क्लोराइड की एक्टिव सिक्रीशन करा दिया। तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई लूमन में, उस वजह से क्या हुआ, वाटर जो है डिफ्यूजन के थ्रू साथ में पीछे पीछे गया, और वाटरी डायरिया कॉज हो गया। ओके, अब हम लैबोरेटरी डायग्नोसिस पर पढ़ते हैं, हमने पैथोजेनेसिस कर ली। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है, पहले हम करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए हमने फ्रेशली कलेक्टेड वाटरी स्टूल लिया किसी भी यूनिवर्सल कंटेनर में, वो स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस में हम रेक्टल स्वाब लेंगे, या फिर वोमिटस को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में फ्रेशली कलेक्टेड वाटरी स्टूल, या फिर रेक्टल स्वाब, या फिर वोमिटस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन करने के लिए हम क्या तो अपना वही कैरी ब्लेयर वो ले सकते हैं, कैरी ब्लेयर मीडियम, या फिर एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ओके, अब हम आते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पर। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिला, ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो क्या ग्राम नेगेटिव दिखेगा, ग्राम नेगेटिव कॉमा शेप बैसिलर दिखेंगे। मोटिलिटी टेस्टिंग करोगे हैंगिंग ड्रॉप मेथड से, तो ऑब्वियसली भाई मोटिलिटी तो है, मोटाइल तो है ही है, तो मोटाइल बैक्टीरिया कैन बी सीन। और विब्रियो कोलेराई के केस में क्या देखने को मिलेगा, डार्टिंग मोटिलिटी, यानी कि सडन रैपिड मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, फिर हम आते हैं कल्चर पे। तो कल्चर में इसमें एनरिचमेंट ब्रॉथ होता है, एनरिचमेंट ब्रॉथ यूज़ कर रहे हैं। एनरिचमेंट ब्रॉथ हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नाम क्या है, क्या तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, या फिर मंसूर की टोरोकोलेट टेलोराइड पेप्टोन वाटर। मतलब एनरिचमेंट ब्रॉथ में हम इसको पेप्टोन वाटर दे रहे हैं, ऊपर भी हम इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए पेप्टोन ही यूज़ कर रहे थे, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। तो पेप्टोन वाटर उसको ज़्यादा पसंद होगा, है ना। तो हम इसके एनरिचमेंट ब्रॉथ के लिए पेप्टोन वाटर यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, एक तो वही एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, या फिर मंसूर टोरोकोलेट टेल्यूराइड पेप्टोन वाटर। तो MTT पेप्टोन वाटर हम बेसिकली इसमें यूज़ कर रहे हैं। फिर कल्चर करेंगे सिलेक्टिव मीडिया पर, है ना। सिलेक्टिव मीडिया में हम TCPS का कार्ड ले सकते हैं। तो क्या था TCPS, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज, TCPS, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज। और इसमें क्या होता है, विब्रियो कोलेराई कौन सी कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, येलो कलर की कॉलोनीज, येलो कलर कॉलोनीज होंगी इसमें। फिर एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर भी ले सकते हैं, हम इसको एल्कलाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इसको एल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑयल ड्रॉप कॉलोनी दिखेगी। या फिर वही अभी हमने क्या यूज़ किया था, मंसूर टोरोकोलेट टेलोराइड पेप्टोन वाटर।
तो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉन्सूर्स जिलेटिन डाल रहे हैं उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, है ना। टोरोकोलेट टेलराइट ट्रिफ केस अगार MgTTTTA। ओके, तो उसमें क्या बन रहे हैं, ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज बन रही है। इतने सारे टी है ना उसके पास, तो उसमें टी से ही ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज बन रही है विद ग्रेइश ब्लैक सेंटर। मसूर की दाल जो होती है काली काली होती है, तो उसमें ग्रेइश ब्लैक सेंटर बन रही है। क्या यूज़ करा हमने, मॉन्सूर्स जिलेटिन टोरोकोलेट टेलराइट वगैरह वगैरह जो था, ट्रिफ केस अगार। तो इतने सारे टी हैं तो टी से ट्रांसलूसेंट होगा, है ना। और क्या होगा, ट्रांसलूसेंट है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, मोटिलिटी टेस्टिंग, सॉरी दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, हाँ, क्योंकि मसूर की दाल जो होती है काली काली सी होती है, तो इसमें हम क्या यूज़ करें, ग्रेइश ब्लैक मतलब सेंटर होता है इसका। फिर हम इसकी आते हैं कल्चर स्मेयर एंड ग्राम स्टेनिंग। तो ठीक है, वो तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव कॉमन शेप बैचलर हो गया, मोटिलिटी टेस्टिंग में डॉटिंग मोटिलिटी को ही आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या तो माल्टीटॉप और वाइटेक कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम है। बाकी कन्वेंशनल टेस्ट में क्या करते हैं, कैटलेज, ऑक्सीडेज, सिटरेट, यूरिएज और इंडोल। तो कैटलेज तो पॉजिटिव है, कॉकुई कुछ लिखा हुआ है, हो जाए यार तो ठीक है, वरना कोई नहीं, 2 मिनट देख लो। कैटलेज पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेज P3NP। स्ट्रिंग टेस्ट में क्या करेंगे, स्ट्रिंग टेस्ट में हम 0.5% सोडियम डीऑक्सीकोलेट लेते हैं। क्या लेते हैं, 0.5% सोडियम डीऑक्सीकोलेट XLD हमने लिया था ना उसमें शिजला वगैरह में, तो वैसा ही डीऑक्सीकोलेट ले रहे हैं हम, सोडियम डीऑक्सीकोलेट 0.5%। फिर उसमें क्या होगा, सस्पेंशन जो है म्यूकॉइड हो जाएगा, और व्हेन लिफ्टेड विद द स्ट्रिंग इट फॉर्म्स अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टेस्ट यानी पॉजिटिव। स्ट्रिंग के साथ अगर वो भी एक स्ट्रिंग बना देगा, स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव हो गया। फिर अगर हमें इसकी सीरो ग्रुपिंग करनी है तो क्या करेंगे, तो हमने कॉलोनी को टेस्ट किया विद O1 एंटीसिरम के साथ हमने कॉलोनी टेस्ट करी, तो एग्लूटिनेशन हो गया। तो ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट है एग्लूटिनेशन तो विब्रियो पोलराइड O1 सीरो ग्रुप है, नहीं है तो हमने O139 एंटीसिरम के साथ टेस्ट किया, उसके साथ एग्लूटिनेशन प्रेजेंट हुआ तो वो 139 है, और वो नहीं है, एब्सेंट है, तो वो नॉन O1 139 है। ठीक है, दैट इज़ ईजी, जीरो ग्रुपिंग का हो जाएगी। फिर बायोटाइपिंग में अगर वो O1 जीरो ग्रुप है तो वो क्लासिफिकल और EL टॉल वाले में कैसे डिवाइड करेंगे, या तो वही हमने पढ़ा था ना कि पॉलीमिक्सिन B से वो सेंसिटिव होता है, तो पॉलीमिक्सिन B या फिर VP टेस्ट कर लेंगे। फिर मॉलिकुलर मेथड्स पे अपना PCR या फिर बायोफायर फिल्म अर्रे कर देंगे। और AST टेस्टिंग में हम क्या देखेंगे कि कौन सी विब्रियो पोलराइड के लिए ड्रग रेजिस्टेंस, कौन सी दवाई। तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर लिया, हमने इसकी वो भी कर ली लैब डायग्नोसिस, हम इसकी वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन में इंजेक्टेबल वाली किल्ड वैक्सीन तो हम नहीं नो लॉन्गर यूज़, ओरल वैक्सीन होती है इसकी, ठीक है। ओरल वैक्सीन में एक तो होती है अभी किल्ड होल सेल वैक्सीन, जिसमें पूरी पूरी सेल करके दे रहे हैं। तो किल्ड होल सेल O1 और O139 के लिए है। फॉर्मुलेशन क्या है इसकी इंडिया में, शानचोल अभी हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। फिर इसकी 2 डोज होती है ओरली, और मिनिमम 2 वीक्स के गैप पर हमें लेनी है। ऑल इंडिविजुअल शुड भी 1 साल की उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये प्रोटेक्शन हमें 3 साल के लिए देगा, ठीक है। होल सेल वाली रिकॉम्बिनेंट B सब यूनिट वैक्सीन होती है। अच्छा, तो पहली वाली तो होल सेल थी, अब हम रिकॉम्बिनेंट वाली की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम 2 डोज ओरली दे रहे हैं। अब इन्होंने हमने रिकॉम्बिनेंट में ज़्यादा मेहनत करी हुई थी, कुछ बनाया है, बट इसके इफेक्ट इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि इसमें हम 2 डोज ओरली दे रहे हैं, बट हमें 1 वीक के गैप पर देना पड़ेगा। इसमें प्रोटेक्शन भी सिर्फ 2 साल की ही मिल रही है, और ये
थर्ड डोज जो होगी उसमें हम चिल्ड्रन एज 2 to 5 ईयर्स को देंगे। तो वैसे तो 2 डोज ही लेनी है, बट प्रोटेक्शन से 2 साल की मिल रही है, और 2 से 5 साल के बच्चों में हम एक तीसरी डोज भी पेल देंगे। फिर हम ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करते हैं। अभी जो हमारी ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसमें म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो कि जीन दैट लैक द जीन एनकोडिंग फॉर कॉलरा टॉक्सिन। पता नहीं क्या मतलब इसका, पढ़ लेना कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो कि जीन एनकोडिंग टॉक्सिन लैक करते हैं। अच्छा, मतलब इसमें हम वो स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं जो कि कोलेरा टॉक्सिन नहीं बना रहे। अब कोलेरा टॉक्सिन नहीं बना रहे तो वो ना इसमें खतरा नहीं होता उनका। तो वो हो गया हमारा CVD-103। तो इसमें हम वैक्स चोरा यूज़ करेंगे, वैक्स छोड़ा, ठीक है। और उसकी एक सिंगल डोज ही बहुत है। तो रिकमेंडेड होती है ये एडल्ट्स में जो कि 18 to 64 ईयर्स के होते हैं। और प्रोटेक्शन 90% प्रोटेक्शन एट 10 डे आफ्टर वैक्सीनेशन एंड इट लास्ट फॉर 3 to 6 months। तो ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन कम, इट ओनली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 6 months। तो 90% प्रोटेक्शन एट 10 days आफ्टर वैक्सीनेशन, और ये 3 से 6 महीने का। तो ठीक है, मतलब हमने कर लिया कि इंजेक्टेबल वाली तो देते नहीं है, दोगे तो क्या तो ओरल दोगे, है ना। तो ओरल में भी किल्ड होती है होलसेल या फिर ओरल लाइव एटेन्यूएटेड। तो होलसेल वाली मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि 3 साल की प्रोटेक्शन दे रही है वो, और 2 डोज देनी है वो हमें 2 हफ्ते के गैप पे, और 1 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए। और हाँ, 3 साल की प्रोटेक्शन में कर लिया। उसका नाम क्या था, शानचोल। फिर होलसेल रिकॉम्बिनेट होती है 20 सब्लिमेंट वैक्सीन। अब इसमें भी 2 डोज ही है, और तीसरी डोज हम बेसिकली इसको देंगे 2 से 5 साल के बच्चों को दे सकते हैं, और प्रोटेक्शन इसमें पड़े 2 साल का। और CVD-103 का ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वाला होता है, वैक्स छोड़ा, वो हम एडल्ट्स को देंगे जो कि वैक्सीन प्रोन एरिया में जा रहे हैं, और प्रोटेक्शन इसकी 90% की है। और इसमें की प्रिवेंशन और पढ़ लेते हैं। तो एक तो सेफ वाटर होना चाहिए, सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ फिशिंग होना चाहिए, खाना फूड सैनिटेशन होना चाहिए, नोटिफिकेशन होना चाहिए कोलेरा का, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और साथ में क्या है कि इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स सच एज हैंड हाइजीन वगैरह इंपॉर्टेंट है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन देंगे हम कोलेरा में, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, कुछ ऐसे तो नहीं बचा हमारा। हाँ, तो ये भी हो गया, बहुत है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड।